मॉर्निंग, क्योंकि इतना अशोक लेलैंड के गुण गा दिए हमने, नंबर्स में एग्जैक्टली क्या डिलीवर किया है कंपनी ने? देखिए, अशोक लेलैंड के केस में अगर आप प्राइमा फेसी नंबर देखेंगे तो शायद आपको अनुमान से नीचे भी दिखेंगे, लेकिन अदरवाइज अगर आप बिटवीन द लाइंस जाएंगे और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो अनुमान से बेटर है। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है, अनुमान तो 541 करोड़ का आया है 580 करोड़ रुपए, रफली 357 करोड़ से बढ़कर है, ये अनुमान से बेटर है। आय फ्रंट पर 9,392 करोड़ का एक अनुमान था, 9,373 करोड़ आया, तो स्लाइटली अनुमान से नीचे साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन बढ़िया परफॉर्मेंस है ऑपरेटिंग। इबीटा फ्रंट पर अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था 1,016 करोड़ रुपए का, लेकिन आया है 1100 प्लस करोड़, करीब 11-14 करोड़ का, 40% के आसपास का एक जंप यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा इबीटा मार्जिन में भी जो अनुमान बाजार लगा रहा था कि करीब करीब 10 साढ़े 10 अपर एंड पे 11-11.25% के आसपास आएगा, 12% के मार्जिन कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े। इनपुट कॉस्ट का एक बढ़िया गिरना वो कंपनी के लिए मार्जिन पे सपोर्टिव रहा, और दूसरा आने वाले समय जो एक अच्छी डिमांड हाई एंड प्रोडक्ट्स की तरफ से आई है वो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव रहा है। ब्रोकर हाउसेस की तरफ से एक यूबीएस की रेटिंग आई है, न्यूट्रल साइड पे उनकी रेटिंग है, लेकिन टारगेट्स को करीब 190 के आसपास उन्होंने रखा है, यानी कि पोटेंशियल अपसाइड अभी भी स्टॉक में 10 से 12% के आसपास का वो देख रहे हैं। तो ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ भी हैं और साथ साथ नंबर्स भी बेटर साइड पे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से हैं, तो इसीलिए आज सबके रडार पे आपको अशोक लेलैंड दिखाई पड़ेगा। अशोक लेलैंड बहुत ही जोरदार तिमाही रही है, मार्जिन्स काफ़ी बढ़िया आए हैं। इनफैक्ट कंपनी ने कहा है कि हाईएस्ट एवर दरअसल सीवी सेल्स पिछले 9 महीनों में कंपनी ने डिलीवर की है, यानी कि ट्रेंड एक बहुत मजबूती का बना हुआ है। करीब 3% की तेजी कल देखने को मिली थी, आज भी वो फॉलो थ्रू रहेगा। तो ये हुआ वो पहला स्टॉक। अब आते हैं भारती एयरटेल पर, और भारती एयरटेल के केस में तो आरपू का नंबर लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन बाकी चीजें क्या है जो कंपनी ने डिलीवर की है? तो अब भारती एयरटेल भी इकलौता ऐसा दूसरा स्टॉक है इसमें फ्रंटलाइन नंबर्स को आप देखेंगे तो उसमें एडजस्टमेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े वीक आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कोर परफॉर्मेंस बेटर साइड पर आप मान के चलेंगे। नेट प्रॉफिट करीब करीब 82% बढ़ा है, 2442 करोड़ रुपए के आसपास आया है, जहां पर अनुमान था, ये नंबर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ये 2442 है, अनुमान बाजार में था 3200 करोड़ रुपए के आसपास का। आय फ्रंट पर करीब 37,899 करोड़ रुपए, अनुमान था 37,900, लेकिन 37,900 पे ही आया है। इंप्रूवमेंट कहाँ है? इंप्रूवमेंट है इबीटा में। पहला अनुमान जो इबीटा के केस में लगाया जा रहा था वो करीब 19,800 करोड़ रुपए का था, 20,000 करोड़ के आसपास का इबीटा इस तिमाही के अंदर पोस्ट हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। मार्जिन फ्रंट पर बाजार ने अनुमान लगाकर चल रहे थे कि शायद कहीं 52% के आसपास के मार्जिन आएंगे, 53% के मार्जिन आए। आरपू वाईओवाई और क्यू ऑन क्यू दोनों लिहाज से देखिए, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 203 रुपये से बढ़ के 208 रुपया, और वाईओवाई बेसिस पे 193 रुपये से बढ़ के 208 रुपया, ये आरपू का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इसी वजह से ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से भी जो व्यूज़ हैं वो पॉजिटिव साइड पर हैं। हालांकि उन्होंने टारगेट्स को भी रिवाइज नहीं किया, लेकिन इक्वल वेट रेटिंग है, 1015 रुपये के आसपास के टारगेट्स के लिए एक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। भारतीय एयरटेल क्योंकि एक अच्छा रनअप रिसेंटली दिखा चुका है, 1113 रुपये के आसपास ये कामकाज कर रहा है, तो उस लिहाज से आप नजर रखिए किस हद तक नंबर्स डिस्काउंटेड है, लेकिन एक बढ़िया नंबर्स अदरवाइज ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से ज़रूर आते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल सुमित, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, भारतीय एयरटेल का 2 साल का चार्ट देखिए आप, मेरे ख्याल से इंडेक्स में इससे बेहतरीन स्टॉक नहीं है पिछले 2 साल में। स्लोली हर डिप पर बाय, हर महीने नया ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में कोई एक ऐसा महीना नहीं रहा है जिसमें इसने नया ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है। और जब भी ये करेक्ट हुआ है, कल फॉर एग्जांपल, कल बहुत लोगों ने लीप ऑफ फेथ लेके बाय किया था इसको कि फिर करेक्ट हो गया, बाय कर लीजिए। हेडलाइन नंबर जैसे सुमित ने कहा भले ही ख़राब लग रहे हो, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, आरपू अच्छा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो अच्छा है। मेरे ख्याल से आज ये स्टॉक ठीक ठाक चलना चाहिए, और कल लो पर भी बंद हुआ है तो शॉर्ट्स भी होंगे यहाँ पर। ऑब्वियसली लोगों ने शॉर्टिंग करी होगी ये सोचकर कि शायद हेडलाइन नंबर खराब आने वाला है इसकी वजह से, लेकिन आज इसमें शायद थोड़ी रिकवरी आ जाए। गौरांग सर गुड मॉर्निंग, भारती है क्या आपके रेडार पर? आपको भी शुभ प्रभात अनुज भाई। एक लंबे अरसे से है, और मुझे याद है 600 और 700 के बीच में भारतीय एयरटेल ने इतना समय बिताया कि काफी लोगों को लग रहा था कि क्या ये पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अनुज भाई सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र में, और सब्सक्राइबर बेस भी अच्छा है। हमें लग रहा है कि यहाँ से 1250-1300 तक जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चिंत है कि ये जाएगा वहां पर। और ये जो आरपूस की अभी बात हर्षदा जी भी कर रहे थे, मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल में अगर आप देखने जाएं तो निरंतर ऊपर की तरफ के टैरिफ बढ़ा है और हमारा और आपका खर्च बढ़ा है। यहाँ से भी हमें लग रहा है कि और सुधार होने की पूरी संभावना है। 1350-1400 तक मेरे ख्याल से लक्ष्यांक आ सकते हैं इसके।
ओके, तो आप कह रहे हैं कि 1300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आशीष भेती जी, भारतीय चार्ट्स पर क्या इंडिकेट कर रहा है? अ, जी कृष्णा मैम, चार्ट्स पे स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा खराब है। 2-3 दिनों की गिरावट है स्टॉक, लेकिन एक अहम लेवल पर आ गया 20 डेमा जो इसका सपोर्ट जोन है, और 1100 का एक अहम सपोर्ट भी बना हुआ है। तो हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक यहाँ से देखने मिल सकता है। खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन 1120 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। और उसके बाद जो टारगेट्स आएंगे 1160 तक का ये मोमेंटम दिखा सकते हैं, लेकिन 1120 के ऊपर ही सस्टेन पुलिंग के बाद सस्टेन करता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1100 पे ऐसे मेंटेन करें, और 1150 के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये फिलहाल डिप्स पर खरीदारी वाला मार्केट बन रहा है और भारतीय एयरटेल वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जहां पर डिप पर तेजी करनी है और एक आउट परफॉर्मर रह सकता है, कंसिडरिंग नंबर्स बहुत ही जोरदार रहे हैं। लेकिन केमिकल कंपनियां आजकल ये एसिडिटी दे रही हैं। आप देखिए कल यूपीएल किस तरह से टूटा, 11-12% तक का नुकसान देखने को मिला। सभी कंपनियों के नंबर्स काफी निराशाजनक है। आज नवीन फ्लोरीन के आएंगे, उससे पहले कल शाम को टाटा केमिकल्स के आ गए। बताइए सुमित, क्या हाल है? ये आज का दूसरा एक्सीडेंट हो सकता है केमिकल स्पेस से। नंबर वीक है टाटा केमिकल के, और जो बाजार अनुमान लगा रहा था कि नंबर वीक आएंगे, उससे भी ज़्यादा वीक आपको नंबर्स दिखाई पड़ेंगे। चाहे रेवेन्यूज हो या फिर पैट हो, 60% का एक ड्रॉप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। 398 करोड़ से घटकर 158 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफे का नंबर है। रेवेन्यूज 4148 करोड़ रुपए से टूटकर इस तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं, करीब करीब 3730 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में 372 करोड़ के एबिटा के सामने, यहाँ पर एक नंबर माफ कीजिएगा, जो एबिटा है वो 922 करोड़ के सामने 542 करोड़ रुपए है। 40-41% के आसपास का ड्रॉप है, और मार्जिन भी 22.5% से सीधे 14.5% है। यूपीएल जितना खराब नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ यूपीएल से मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चरल इशू थे, लेकिन इस कंपनी के अलग से अगर सेक्टर के इशू देखे जाएँ तो वो काफ़ी ज़्यादा आज यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा डंपिंग की बातचीत भी है, जो प्राइसेस हैं केमिकल प्रोडक्ट्स के वो भी नीचे आए हैं। तो इन सबका इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसलिए एक वीक सेट ऑफ नंबर्स का अनुमान भी था, और एक वीक सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने उससे ज़्यादा पोस्ट भी किए। तो शायद एक प्रेशर आज टाटा केमिकल से बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन मतलब एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये वैल्यूएशन वाइज अभी भी बहुत सस्ता है, तो वो पार्ट शायद इसको सपोर्ट कर दे, लेकिन अदरवाइज में काफ़ी बिकवाली आएगी। बिल्कुल, काफ़ी वीकनेस रही है केमिकल्स में एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड। अब ध्यान रखिए ये बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स हैं, लेकिन कल यूपीएल देखिए, क्योंकि कमेंट्री भी इतनी वीक थी, 11% गिरा था। आज देखते हैं टाटा केमिकल्स कैसे रिएक्ट करेगा। राजेश पालवे भी जुड़ गए हमारे साथ। राजेश जी गुड मॉर्निंग। आपके स्टॉक पिक पर आए उससे पहले अगर आपने टाटा केमिकल्स का चार्ट स्टडी किया हो तो उस पर एक अगर व्यू दे सकें तो अनुज जी देखिए, अंडर परफॉर्मेंस तो है सारे केमिकल स्पेस में, और हमें लगता है टाटा केमिकल के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन जो बना हुआ है 1020 के आसपास है, और ये मल्टीपल टाइम वहीं से फेल हुआ है जो अटेम्प्ट किए पुल बैक के। आज के सेशन में अगर ये स्टॉक में 965 के लेवल टूटते हैं तो यहाँ पे फर्दर सप्लाई प्रेशर बढ़ते हुए दिख सकता है, और यहाँ पे डाउन साइड में 940 तक की डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकती है। इसका जो मेजर रिवर्सल या शॉर्ट कवरिंग हम प्ले कर सकते हैं वो 1020 1030 के ऊपर ही हमें लगता है कि वो आएगी, तभी वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। ओके, तो ये फिलहाल टाटा केमिकल्स की बात हुई, लेकिन लगे हाथ एक बार यूपीएल पर भी नजर डाली जाए। कल का बड़ा एक्सीडेंट जैसे हम मेंशन कर ही रहे थे, लेकिन एचएसबीसी कह रहा है यहाँ पर बाय करेंगे। हाउएवर इन्होंने अपना टारगेट 550 तक लाया है। ये कह रहे हैं कि FY24 वाला साल एक लॉस वाला साल रहेगा, और FY25 में रिकवरी तब जब आएगी तो आएगी। कल इस पर दोपहर में भी हम चर्चा कर रहे थे गौरांग जी। आप अपने आप को कैसे पोजिशन करेंगे इन केमिकल कंपनियों में, क्योंकि सभी के नतीजे खराब रहे हैं और ये पहले बाजार जानता था। अब प्रॉब्लम यही है कि जो उम्मीद थी कि H2 इस साल में रिकवरी आएगी, ये पूरा मामला इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर ऑफ FY25 तक टल रहा है। बहुत निराशा हुई हमें हर्षदा, और यूपीएल पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय थी, लेकिन नतीजे देखने के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, हमें भी जो लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए थे, और मेरा निजी तौर पर ये सोच और समझ थी हर्षदा जी के, और ये पहली बार नहीं, मेरे ख्याल से यूपीएल ने दूसरे तिमाही में भी निराशा ही दी थी आंकड़ों को लेकर के। तब थोड़ी बहुत आशा की किरणें जागी थी कि मैनेजमेंट ने कुछ स्पष्टीकरण दिया था और कुछ दुरुस्त करने की बात की थी अपने कारोबार को और जो दिक्कतें उसको लेकर के। और जिस प्रकार से पूरे स्पेशलिटी और केमिकल क्षेत्र ने R&D में निवेश किया था, थोड़ी बहुत कैपेसिटी एक्सपेंशन में किया था, ये विचारधारा हमारी भी थी और क्षेत्र की भी थी कि शायद चाइना+1 यूरोप+1 का फायदा मिलेगा।
और धीरे धीरे करके ये आंकड़ों में दर्शाता जाएगा। लेकिन समय बीत चुका है, सब कैपेसिटीज आ गई है ऑन स्ट्रीम, R&D के तहत जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने थे वो भी तैयार हो गए, लेकिन आंकड़ों में निराशा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा और समय लगेगा इस क्षेत्र को उभरने के लिए और सुधरने के लिए। जल्दबाजी करके आप छोटी मध्यम अवधि में यहाँ पर कुछ अंडर परफॉर्मेंस की विचारधारा रख करके निवेश करते हैं तो शायद आपको निराशा हाथ लग सकती है। ओके, तो थोड़ा सा निराशाजनक परफॉर्मेंस है और शायद वो दबाव कायम रहेगा कुछ समय के लिए। चलिए, तो ये बात हुई उनकी नंबर्स की। अब सुमित, गुड बैड अगली। तो आज सूची में कैश मार्केट के शेयरों में आपको गुड के शेयर ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। तो कुछ नंबर्स जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। पहले आस्क ऑटोमोटिव, ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, दूसरे क्वार्टर के शायद नंबर इस कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। अच्छे नंबर YOY Q-on-Q दोनों ही लिहाज से करीब 20% के आसपास आया बढ़ी है, 71% मुनाफा बढ़ा है। फेयर केम ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो नंबर हैं ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म करे गए हैं केमिकल स्पेस में। 45% के आसपास आय बढ़ी है और 20 गुना मुनाफा बढ़ा है। हालांकि एक लो बेस का भी इम्पैक्ट है। Q-on-Q बेसिस पे भी नंबर अच्छे हैं। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज करीब 1% आय बढ़ी है, 2.5 गुना मुनाफा बढ़ा है। एक लो बेस के चलते यहाँ पर भी नंबर्स बेटर हैं, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे भी नंबर अच्छे आए हैं। GT&D करीब 8% के आसपास आय बढ़ी है और 10 गुना मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। लो बेस का इफेक्ट यहाँ पर भी है, बट अगेन Q-on-Q बेसिस पे यहाँ पर भी नंबर आपको बेटर साइड पे दिखाई पड़ेंगे। कुछ और अच्छे नंबर्स में त्रिवेणी टर्बाइन करीब 33% के आसपास आय बढ़ी है, मुनाफा 30% बढ़ा है। लिंडे इंडिया के नंबर्स में हालांकि फ्लैटिश साइड पे बोलूंगा, बहुत अच्छे नहीं है इनके कंपैरिजन बाकियों के, लेकिन हाँ फिर भी अच्छे साइड पे आप मान सकते हैं। 9% मुनाफा बढ़ा है, 1% आया। Q-on-Q शायद थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर है। गल्फ ऑयल केस में 27% मुनाफा बढ़ा है, 5% के आसपास आय बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। Q-on-Q बेसिस पे भी नंबर्स में इनके पिकअप आया है। मिले जुले नंबर्स में अवंती फीड्स, इसके नंबर हैं करीब 14% के आसपास आय बढ़ी, 16% मुनाफा बढ़ा। हालांकि Q-on-Q बेसिस पे नंबर में थोड़ा प्रेशर। YOY बेसिस पे अच्छे नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। ई मुंद्रा के 59% के आसपास आय बढ़ी है, 31% मुनाफा बढ़ा है, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे थोड़ा स्लगिश साइड पे, फ्लैटिश साइड पे नंबर आए इनके। इंसेक्टिसाइड इंडिया 1% के आसपास आय बढ़ी है और करीब 31% मुनाफा बढ़ा है। प्रिंस 5 के Q-on-Q बेसिस पे नंबर पिकअप है, YOY बेसिस पे थोड़ा सा वीकनेस है, इसलिए इनको मिक्स साइड पे रखा है। करीब 7% के आसपास मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। वीक साइड पे नंबर सुवेन लाइफ साइंसेज के नंबर थोड़े वीक है, लेकिन ये क्योंकि पहले नंबर हैं रीसेंट टेक ओवर के बाद, तो इसलिए थोड़ा सा इस लिहाज से भी आप इसको एक रिबेट दे सकते हैं। लेकिन 38% रेवेन्यू गिरा है, 12% मार्जिन। बेस्ट एग्रो नंबर वीक है, करीब 4% के आसपास आय गिरी है, मार्जिन फ्लैट। बटरफ्लाई गांधीमती 4% के आसपास आय में गिरावट, 8% के आसपास मार्जिन। और बैंको प्रोडक्ट्स करीब 12% के आसपास का डिप कंपनी के मार्जिन साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। और जो आय है वो करीब 12% के आसपास बढ़ी है माइनस। तो ये वीक साइड पे नंबर है, जहाँ पर थोड़ा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इधर वीक है, या Q-on-Q या YOY बेसिस पे नंबर थोड़े से कमजोर आते हुए दिखाई पड़े। तो ये इनफैक्ट वे सभी स्टॉक्स, इनफैक्ट इनमें से एक दो पर राय ली जाए कंसिडरिंग अच्छे नंबर्स में आस्क ऑटोमोटिव जैसी कंपनी है। ऑटो एंसिलरीज वैसे भी हमने देखा है थोड़े से फ्लेवर में आजकल रही हैं। गौरांग जी, ट्रैक करते हैं कि आप आस्क ऑटोमोटिव नंबर्स तो बहुत ही जोरदार, मुनाफा 71% बढ़ा, 20% का इजाफा आय में देखने को मिला है। इस कंपनी को विशेष रूप में देखा नहीं तो टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक ऑटो सेक्टर के ऊपर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा अर्शदा जी, और वो है जिस प्रकार से नए लॉन्चेस है और जिस प्रकार से सरकार बढ़ावा दे रही है ऑटो क्षेत्र को, और तीसरे स्तर से पहले स्तर पर लाने का प्रयास भी करने की बात करी है सरकार ने, जहां तक विश्व भर में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है। मेरे ख्याल से जो स्थानीय मार्केट में कंपनियां हैं वो तो अच्छा करेगी, लेकिन जो कंपनी अब तक भारतवर्ष में आई नहीं है वो भी प्रयास कर रही है। 2-3 नाम तो हमने सुने हैं कि जिस प्रकार से वो शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है अर्शदा जी जो काफी लंबे अरसे तक चर्चा में रहेगा, नतीजों के आधार पर लोगों के नजर में रहेगा, और इसके साथ साथ ऑटो एंसिलरी, टायर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अच्छा करेगी। तो ये इनफैक्ट पूरा पॉकेट फोकस में रहेगा। अच्छा राजेश पालविया जी, आपसे हमने UPL टाटा केमिकल्स की बात कर ली, लेकिन आपका ट्रेड नहीं लिया। बताइए क्या निकाल कर लाए हैं आज का, कहाँ मौका है, टॉप कॉल क्या है? तो अर्शदा जी, हमें लगता है यहाँ पे NMDC पे फोकस करना चाहिए। NMDC में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से कल के सेशन में भी देखें तो ओवरऑल इसके जो डेटा बने हैं वो पॉजिटिव साइड पे ही है। NMDC फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह, अपसाइड की टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए 249 से लेकर 253 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 237 के आसपास। ओके, तो NMDC में एक अपॉर्चुनिटी
क्लियरली तेजी की साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। ये वो ट्रेड रहेगा जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, स्टॉक्स टू वॉच भी है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग अपडेट ये निफ्टी बैंक के वेटेज को लेकर बन रहा है, जिस पर आज बाजार की नजरें रहेंगी। और हम क्लियरली मेंशन कर भी रहे थे कि सरकारी बैंकों में तेजी है लेकिन निजी बैंकों में दबाव है, तो वो वेट को लेकर क्या डेवलपमेंट्स है। यतिन हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। यतिन, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो निफ्टी बैंक पे वेटेज आपको दिखाई पड़ रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का या निफ्टी पे दिखाई पड़ रहा है, उसके वजह से काफ़ी सारी चेंजेस हो रही हैं। इनफैक्ट निफ्टी पे जो बैंकिंग सेक्टर का वेटेज है वो 5 ईयर लो पे आ चुका है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो जो आंकड़े ये हैं, अभी जो निफ्टी बैंक पे वेट है, निफ्टी पे जो बैंकिंग का वेट है वो है 33%, जो लगभग पीक पे 38% से ज़्यादा हुआ करता था। और ये जो 33% का वेटेज है बैंकिंग शेयर्स का निफ्टी पे, ये 500 बेसिस पॉइंट गिरा है और 2019 यानी लगभग 5 स्तर के निचले स्तर पे आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है, यहाँ एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आपने देखा है, खास करके HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। ये 4 बैंक्स के वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी पे बैंकिंग शेयर्स का वेटेज घटा है। इनफैक्ट ईयर टू डेट बात करें तो निफ्टी बैंक 5% नीचे है। इसका मतलब ये है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे ही प्रेशर है। लेकिन अगर आप इसको डाइसेक्ट कर लें तो HDFC बैंक लगभग 15.5% नीचे है, कोटक बैंक 5% नीचे है और इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, ये दोनों स्टॉक्स भी ईयर टू डेट यानी इस साल के शुरुआत से ही नीचे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इन 4 स्टॉक्स की वजह से मुख्यतः आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो बैंकिंग शेयर्स का वेटेज है निफ्टी पे वो लगभग 5 परसेंटेज पॉइंट्स गिरा है। तो निफ्टी में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स का वेट थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानस साहब, तो ये निफ्टी बैंक का ट्रेड काफ़ी अग्रेसिवली करते भी हैं। इन बैंकों में क्या स्थिति उभर कर आ रही है? बेसिकली वो वॉलेटिलिटी का ही इम्पैक्ट है, जैसे यतिन भी मेंशन कर रहे थे। तो अगर देखिए बैंकिंग की बात करें तो HDFC बैंक अभी भी चार्ट पे कोई बहुत पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहा है। लोअर लेवल पे 1400 के आसपास सपोर्ट जरूर है, लेकिन ऊपर की तरफ 1500 पे रेजिस्टेंस है। जब तक 1500 के लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और वैसे ही ICICI बैंक है, हालांकि ये बेटर पोजीशन में है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1050 का। तो जब वो ब्रेक होगा तभी खरीदारी करेंगे। अभी के लिए आई थिंक बैंकिंग में थोड़ा सा अभी भी कॉशियस ही रहना चाहिए। बैंकिंग में कॉशियस रहने की जरूरत है। चार्ट्स पर फिलहाल सिग्नल नहीं आया है तेजी का और आज की डेवलपमेंट पर भी नजरें रहेंगी। चलिए, बाकी स्टॉक्स सुमित कौन से रहेंगे जिस पर आपकी नजरें हैं आज? देखिए, अब कुछ खबरें जहां पर आज आप फोकस कर सकते हैं, उसमें शुरुआत करूंगा मैं जाइडस लाइफ के साथ, जहां पर 9 फरवरी को कंपनी की एक बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक के अंदर शेयर बायबैक के ऊपर एक विचार कंपनी कर सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट जाइडस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो इस लिहाज से आप स्टॉक पर नजर रखें, शायद एक अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा JK लक्ष्मी सीमेंट, जहां पर 8 फरवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है, 9 फरवरी थी जाइडस, 8 फरवरी है JK लक्ष्मी सीमेंट। फंड रेजिंग को लेकर यहाँ पर कुछ घोषणाएं होते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। तो JK लक्ष्मी सीमेंट एक्सपेंशन वैसे ही ऑन है और उसी एक्सपेंशन के बीच में कंपनी की तरफ से फंड रेजिंग की एक्टिविटी होते हुए दिखाई पड़ेगी, तो इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। IEX, जहाँ पर कंपनी ने अपने जो अपडेट्स हैं वॉल्यूम के, वो आते हुए दिखाई पड़े हैं। कुल वॉल्यूम करीब 26% बढ़ा है, 10,893 मिलियन यूनिट्स के आसपास का नंबर आया है। इसके अलावा मार्केट क्लियरिंग प्राइसिंग भी करीब 6% के आसपास घटी है और रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वॉल्यूम भी करीब 13% के आसपास बढ़कर 2380 मिलियन यूनिट के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इसलिए IEX का एक अपडेट है। इंपॉर्टेंट अपडेट है पेटीएम और जियो फाइनेंशियल के संदर्भ में, जहां पर कल ऐसी बज़ थी मार्केट में कि जियो फाइनेंशियल पेटीएम वॉलेट का एक्विजिशन कर सकता है। हालांकि इस पर दोनों ही कंपनी की सफाई आ चुकी है अब। तो पहले जियो फाइनेंशियल की तरफ से सफाई आई है कि कोई ऐसे एक्विजिशन की योजना उनकी तरफ से नहीं है और सभी खबरों का वो खंडन करते हैं और ऐसी कोई बातचीत उनकी तरफ से नहीं चल रही है। और इस कंपनी के ऊपर, इस खबर के ऊपर, पेटीएम वॉलेट के अधिग्रहण के ऊपर इस सफाई आते हुए जियो फाइनेंशियल और अब पेटीएम दोनों की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। इस लिहाज से भी आप इन दोनों पर नजर रखेंगे। तो दोनों स्टॉक्स रेडार पर। कल एक तरफा तेजी जियो में आई थी, पेटीएम भी कह रहा है कि देखिए हम किसी तरह के नेगोशिएशंस में नहीं हैं और ये इनफैक्ट एक क्लैरिफिकेशन आया है। लेकिन गौरांग जी, कि पेटीएम में करना क्या है? ये फिर लोअर सर्किट देखने को मिला। कल एक और सफाई आ रही थी कि फेमा वायलेशंस के जो आरोप लग रहे थे, एंड इट्स मोस्टली हियर एंड से, राइट? क्योंकि हमने
अथॉरिटीज ना ही ईडी से किसी तरह का बयान सुना है, ना ही फेमा जो देखती है पार्टी उनकी तरफ से कुछ बयान सुना है, लेकिन ये बस स्पेकुलेशन है कि एक्स जांच कर रहा है, वाई जांच कर रहा है और स्टॉक में दबाव बना हुआ है। आपकी क्या सलाह होगी निवेशकों को? जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है अर्शदा, तब तक मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको धैर्य रखना चाहिए। 50% गिर गया या 60% गिर गया, ये सोच करके अगर आप छलांग मारेंगे तो शायद वो एक आपघात हो सकता है आपके साथ। और मुझे दुख इस बात का है कि मैनेजमेंट की तरफ से 2 या 3 बारी बयान आए और कल मैंने ये पढ़ा था कि उनको मालूम ही नहीं है क्या हुआ। तो थोड़ा बहुत मतलब ड्यू डिलिजेंस, एथिक्स, क्रेडिबिलिटी और जो भी नियमों का उल्लंघन अगर किया गया है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मैं आगे बढ़ते हुए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यहां से मुमकिन है क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है और इतनी बातें बाजार में आ रही हैं, तो अफवाहों को लेकर के दबाव और भी हो सकता है अर्शदा। तो मेरे ख्याल से जब तक आपके पास स्पष्टीकरण नहीं आता है और ये जो पूरा जो धुआं और धूल उड़ रही है ये थोड़ी साफ नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए आप। बिल्कुल इंतज़ार करें, इंतज़ार करने में कोई बुराई नहीं है पेटीएम में। लेकिन एक चीज़ है हर्षदा, इन लेवल्स पर पता नहीं मुझे, वैसे तो खैर बेचना मुश्किल है, सर्किट लग रहा है तो उसमें कोई बेचेगा कैसे? मतलब ठीक है ना, मतलब कहने को आप बोल दीजिए कि बेच लीजिए, लेकिन बिकेगा ही नहीं, सर्किट पे सर्किट लग रहा है तो। लेकिन इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों चीज़ों को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है, पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि ऑल सेड एंड डन, अनलेस मामला बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है और आरबीआई ने एक्ट किया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बड़ा इशू रहा होगा, अनलेस एक मामला ऐसा है जिसको सॉल्व किया जा सकता है, अगर 2 एंटिटीज़ को सेपरेट रख के अगर देखा जाए तो यू नेवर नो। मतलब अगेन फॉलिंग नाइफ नॉर्मली कैच नहीं करना चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि पेटीएम एज ए ब्रांड काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रांड एक्विटी है पेटीएम की। तो इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से मामला क्या निकल के आएगा पेटीएम पर। लेकिन मेरे ख्याल से बेचने का जो समय था वो तो निकल चुका है, मतलब अब बेच के कोई मतलब है नहीं। वैसे खैर अगर जो लोग फंसे हुए हैं उनका ऑब्वियसली सरदर्द होगा इस समय पेटीएम पर, लेकिन ये आउट ऑफ द ब्लू आया है, देखते हैं किस तरीके से आगे रिएक्ट करता है। मेरे ख्याल से अब सर्किट भी रिवाइज हो जाएगा इसका, क्योंकि 20 था पहले 10 था, आई थिंक आगे जाके रिवाइज हो जाएगा, शायद 5 हो जाएगा। तो खैर देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक दुखद है जिस तरीके से ये हुआ है ना, क्योंकि कंसिडरिंग एक होम ग्रोन कंपनी जिसने कोविड के टाइम पे इंडिया को डिजिटाइज करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई, आज वो खुद इतनी ट्रबल में। और इनफैक्ट अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया है तो उस पर गाज तो गिरेगी ही, लेकिन ये पूरे इकोसिस्टम पर भी दरअसल एक सवाल उठा रहा है। अब इनफैक्ट अनुज, मैं कुछ स्टार्टअप फाउंडर से बात भी कर रही थी इस इकोसिस्टम में। जब पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी तब इनके पीछे इनका की कॉम्पिटिटर मोबीक्विक भी आईपीओ लाने की तैयारी में था, ठीक है, और उस लिस्टिंग के बाद फिर उनको भी अपने प्लान शेल्फ करने पड़े। अब अनफॉर्चुनेट इत्तेफाक ये देखिए, मोबीक्विक ने फिर से अपना आईपीओ लाने की अर्जी सामने दे दी है, अप्रूवल मिल गया है और पेटीएम का हादसा अब आपके सामने। तो बड़ा जिंक्स चल रहा है। मुझे लगता है दोनों को बैठ के ना पूजा करानी चाहिए उस आईपीओ के लिए, और ऑफ कोर्स पेटीएम के साथ जो हो रहा है तो हो ही रहा है। अच्छा, क्योंकि हम न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, आशीष बहेती, एक बार आप नजर डालिएगा प्लीज डिलीवरी पर, क्योंकि वो नंबर्स काफी अच्छे थे और इसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे। और आज आइडिया फोर्ज ने भी इनफैक्ट अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं दोनों के? जी, अगर डिलीवरी की बात करूं तो एक बहुत अच्छा रनअप बना हुआ था कल। प्री पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए थोड़ा सा रिएक्शन देखने मिला और 3.5% के करीब स्टॉक स्लाइड होते हुए देखने मिला ऊपर के लेवल से। बट हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी में अब आ रही है ये कंपनी, और एक हाइब्रिड मिक्स है, मतलब न्यू इकोनॉमी विद ओल्ड स्टाइल बिजनेस, तो इसमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। कोई गिरावट और भी आज अगर मिलती है तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस जो लेवल है जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, आई थिंक 445 का जो जोन है, वहां पे अगर ये स्टॉक मिलता है आज तो उसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जिनके पास लॉन्ग है 440 का स्टॉप लॉस लगाकर ये होल्ड करे, इसमें और यहाँ से मोमेंटम देखने मिल सकता है ऊपर की तरफ। हर्षिता मैम, आइडिया फोर्ज की अगर मैं बात करूँ तो जब से लिस्टिंग हुई है इसमें कंटिन्यूअसली फॉल है, और कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे हम देख रहे हैं कि सप्लाई कंटिन्यूअसली आ जा रही है। स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक जो आईपीओ था 1300 के करीब का जब लिस्टिंग हुआ था
वहां से स्लाइड होके 700 आ चुका है, तो इससे अभी दूर रहे एक बार, जब तक प्राइस स्टेबलाइज नहीं होता इसमें कोई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। ओके, तो आइडिया फोर्ज देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन न्यू इकोनॉमी में आजकल कुछ पसंद आ रहा है गौरांग? और एक स्टॉक जिसकी चर्चा मेरे ख्याल से हुई है वो है जोमैटो, और जिस प्रकार से नतीजे आए हैं और जिस प्रकार से ब्लिंकिट का योगदान तिमाही दर तिमाही सुधरता हुआ नजर आता है, मेरे ख्याल से ये एक स्टॉक बहुत अपने जीवन के सर्वोच्चम के स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है। 10-15 रुपए की कमी होगी अर्षदा। मुझे हमारा अनुमान ये कहता है कि आने वाले तिमाहियों के आधार पर ये आपको 165-175 तक जाता हुआ नजर आएगा, जो कि उसका एक नया सर्वोच्चम शिखर होगा। ठीक है, तो ये इनफैक्ट जोमेटो पर ध्यान देने वाली बात हो रही है। अच्छा, एक दो और कंपनियां जिसकी हम खूब चर्चा करते थे और वहां पर भी इसका क्वार्टर में थोड़े से एक्सीडेंट्स ही दिखाई दे रहे हैं। पारादीप फॉस्फेट, बड़े दिन हुए स्टॉक का की चर्चा किए, नतीजे बिगड़े हुए हैं। कविता जी बताइए चार्ट्स पर क्या संकेत है, क्योंकि मुनाफा 39% घटा है, रेवेन्यू में 41% की गिरावट, एबिटा भी कमजोर हुआ है 24% और मार्जिन्स भी टूट गए हैं। कल तो स्टॉक तेजी में था, आज भारी मुनाफा वसूली आ सकती है। अगर चार्ट सेटअप देखें तो ये वीकली चार्ट और डेली चार्ट पर एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाकर जरूर गया है, बट क्लोजिंग जो दिया है वो 10 EMA पर जाकर क्लोजिंग दिया है। इन एनी केस मुझे लगता है काउंटर 78 की क्लोजिंग दिया है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 77 के नीचे अगर ये ट्रेड होने लगे तो यहाँ फिर गिरावट के लिए हम देख सकते हैं काउंटर को। इन दैट केस काउंटर 74-72 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। अंटिल काउंटर अपने 80 के लेवल को वापस दोबारा रीगेन नहीं करता, तब प्रेशर रह सकता है देन काउंटर पर। ओके, तो ये फिलहाल पारादीप फॉस्फेट की बात। कुछ और कंपनियां जिन पर आज नजरें रहेंगी राजेश जी, एक तो नवीन फ्लोरिन जिसके नंबर्स आएंगे, गोदरेज प्रॉपर्टीज के भी नंबर्स आएंगे और ब्रिटानिया के भी नतीजे आने वाले हैं। इनमें से कोई ट्रेड जो आपको ठीक लगा, कल से आज में कैरी किया हो और वहां पर अब भी मौका है, तो बताइए। हर्षदा जी देखिए, अगर आप चार्ट देखें तो नवीन फ्लोरिन इनफैक्ट केमिकल थीम तो हमें सबको पता है कि ये वीक है, तो प्रोबेबली नवीन फ्लोरिन में आप सेलिंग देखोगे तो सेलिंग कहां तक आएगी, तो मुझे लगता है नवीन फ्लोरिन यहां से करीबन 200 रुपए का एक फॉल आना चाहिए। लेकिन लॉन्ग साइड का ट्रेड अगर लेना है तो ब्रिटानिया लुक्स गुड टू मी। मेरे हिसाब से ब्रिटानिया 5050 5100 ये रेंज है इसकी, इसके रेंज के नीचे तो नहीं जा रहा है, तो हर रेंज पे हर डिप पे बाइंग हो रही है, तो प्रोबेबली आप देखोगे ब्रिटानिया में रैली आएगी। इसका ब्रेकआउट लेवल है 5220 जो आज हमें वॉच करना है। अगर ये 5220 के ऊपर चला जाता है फिर एक स्ट्रॉन्ग रैली मिलेगी 5350 तक, तो इट्स अ बाय इन ब्रिटानिया ऑन डेप्थ। आपका जो स्टॉप लॉस होगा हर्षदा जी पोजिशनली रहेगा 5000 का। ओके, तो ब्रिटानिया इस पर नजर रहेगी बाय ऑन डिप्स के हिसाब से। चलिए अब एक काम करते हैं, मुनाफे की तैयारी पूरी हुई है, हमने इंडेक्स की बात कर ली, ग्लोबल मार्केट्स की बात कर ली, स्टॉक स्पेसिफिक अर्निंग्स इम्पैक्ट, बैंक निफ्टी की वेटेज, सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब इस शो को समेट लेते हैं और तैयारी करते हैं पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।